नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था के परिणाम। महाद्वीपीय व्यवस्था अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रही थी। ब्रिटिश व्यापार को नष्ट करना इसका उद्देश्य था, जो पूरा नहीं हो सका। इंग्लैंड से अधिक परेशानी स्वयं फ्रांस को उठानी पड़ी थी। महाद्वीपीय व्यवस्था स्वयं नेपोलियन व यूरोप के लिए आत्मघाती सिद्ध हुई। इस योजना को लागू करने के लिए नेपोलियन ने अनेक देशों के विरुद्ध कठोर कदम उठाए। फलतः वह घातक आक्रामक युद्धों में उलझता चला गया और उसके साम्राज्य का विघटन होता गया। वस्तुतः महाद्वीपीय व्यवस्था को सफल बनाने के लिए पुर्तगाल पर नियंत्रण आवश्यक था, क्योंकि ब्रिटेन का माल पुर्तगाली समुद्र तटों से ही यूरोप में चोरी छिपे पहुंच जाता था। पुर्तगाल पर नियंत्रण के लिए स्पेन के साथ युद्ध आवश्यक हो गया था, और स्पेन के राष्ट्रवादी विस्फोट ने नेपोलियन के साम्राज्य को नष्ट कर दिया और उसके पतन की राहें खोल दी। इसी संदर्भ में नेपोलियन ने कहा था कि स्पेन के सैनिक घावों ने मुझे बर्बाद कर दिया। इस प्रकार महाद्वीपीय व्यवस्था इंग्लैंड के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से हानिकारक तो आवश्यक रही, किंतु उससे भी कहीं अधिक इसके निर्माता फ्रांस को ही क्षति पहुंचाई और उसके पतन का मार्ग प्रशस्त किया। महाद्वीपीय व्यवस्था की असफलता के कारण। नेपोलियन के पास एक सक्षम नौसेना का अभाव था, इसलिए वह इंग्लैंड के सामुद्रिक व्यापार की नाकेबंदी पूर्ण रूप से नहीं कर सका और तस्करी को भी नहीं रोक सका। इस व्यवस्था से यूरोप में वस्तुओं का संकट उत्पन्न हो गया तथा व्यापारियों के व्यापार का पतन होने लगा। इसका कारण था कि फ्रांस के कारखानों का उतना विकसित नहीं हो पाना था कि वे सभी वस्तुओं का उत्पादन कर सके और यूरोपीय जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। फलतः तस्कर व्यापार में वृद्धि हुई और तटस्थ राज्यों से चोरी छिपे माल पहुंचाया जाने लगा। नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था की घोषणा करते हुए कहा था कि यदि यूरोपीय देश इंग्लैंड की समुद्री निरंकुशता से बचना चाहते हैं तो संपूर्ण यूरोप को अस्थायी रूप से कष्ट सहना पड़ेगा। जब नेपोलियन स्वयं कुछ वस्तुओं के व्यापार का लाइसेंस देने लगा और चुंगी लगाने लगा तो स्पष्ट हो गया कि परेशानी यूरोप को उठानी है, फ्रांस को नहीं। नेपोलियन के वाणिज्यिक नियंत्रण के प्रति तुर्की, पुर्तगाल, स्पेन, रूस, हॉलैंड में विरोध प्रदर्शन होने लगे। धीरे धीरे इन देशों ने इंग्लैंड से अपने संबंध विकसित किए। नेपोलियन इस बात को भूल गया था कि यूरोप के बाहर ब्रिटेन के अनेक उपनिवेश स्थापित थे और जब तक विश्व में फैले उसके उपनिवेशों पर प्रतिबंध नहीं लगा दिया जाता तब तक इस व्यवस्था को सफल होने की आशा करना व्यर्थ था। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत ब्रिटेन में ही हुई थी, इसलिए उपयोग की अधिकतर वस्तुएं वहीं बनती थी। कच्चे माल और सैनिक उपयोग की वस्तुओं के लिए संपूर्ण यूरोप के देश उस पर निर्भर रहते थे। फ्रांस द्वारा इसका विकल्प प्रस्तुत किए बगैर अन्य देशों को ज़्यादा समय तक साथ रख पाना असंभव था। फ्रांस स्वयं भी इंग्लैंड पर अत्यधिक निर्भर था। जिस समय नेपोलियन ने इस व्यवस्था को लागू किया, यूरोप उसके प्रभाव में था, किंतु वह भूल गया था कि ब्रिटेन भी उस काल का एक शक्तिशाली देश था, जिसके अपने अनेक उपनिवेश थे, जिनसे उसके माल का यूरोप में आगमन पर प्रतिबंध का कोई महत्व नहीं था। इंग्लैंड में अन्न का अभाव था, परंतु नेपोलियन उसके धन को कम करने के लिए हमेशा अधिक मूल्य पर अन्न भेजता रहा। यदि इंग्लैंड में यह अन्न न पहुंचता तो वहां की जनता भूख से त्रस्त हो उठती और संभवतः विवश होकर इंग्लैंड संधि कर सकता था। नेपोलियन एक तानाशाह बनकर इस नियम को अपने देश में तो लागू कर सकता था, किंतु दूसरे देशों पर ऐसे नियम को लागू करने के लिए अधिक समय तक दबाव बनाया जाना संभव नहीं था। इसी कारण से नेपोलियन अपने पतन की ओर अग्रसर हो गया था। उसके पतन की अग्रसर के कुछ कारण या उसके पतन के जो दृष्टिकोण थे उनको आप दृष्टिपात कर सकते हैं। नेपोलियन को उसकी महाद्वीपीय व्यवस्था के ने एक साथ अनेक युद्धों में उलझने के लिए विवश कर दिया। यहीं से उसके पतन की शुरुआत हो गई थी। 1808 ईस्वी में उसने पुर्तगाल को पराजित किया, क्योंकि पुर्तगाल से इंग्लैंड के घनिष्ठ व्यापारिक संबंध थे। साथ ही उसके लंबे समुद्र तट पर अधिकार करना भी आवश्यक था ताकि महाद्वीपीय प्रणाली की दरारों को भरा जा सके। नेपोलियन ने स्पेन के साथ मिलकर पुर्तगाल पर आक्रमण कर दिया। स्पेन का नासूर। स्पेन ने समय समय पर फ्रांस को सहायता दी थी। इस समय स्पेन का शासक चार्ल्स चतुर्थ था,
किंतु उसके निष्क्रिय शासन के स्थान पर जनता उसके पुत्र राजकुमार फर्डिनेंड को शासक बनाना चाहती थी। अतः चार्ल्स ने फर्डिनेंड के पक्ष में पद त्याग दिया था। इसी समय नेपोलियन ने फर्डिनेंड को एक तरह से नज़रबंद कर अपने भाई नेपल्स के राजा जोसेफ को स्पेन का राजा बनाया 1808 ईस्वी में, और नेपल्स अपने बहनोई म्यूरा को दे दिया। स्पेन के युद्ध का यूरोपीय इतिहास में विशेष महत्व है, क्योंकि इससे इतिहास का रुख बदल दिया। इस युद्ध के विषय में फिशर ने लिखा है कि स्पेन का विद्रोह उन राष्ट्रीय आंदोलनों का अगुआ था जिन्होंने अंततः नेपोलियन का साम्राज्य ही नष्ट कर दिया। उनकी दृष्टि में नेपोलियन राष्ट्रीय धर्म का शत्रु, राष्ट्रीय एकता का राजमुकुट का विनाशक था। स्पेन के साथ फ्रांसीसी संघर्ष को महाद्वीपीय युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, जो नेपोलियन के लिए नासूर सिद्ध हुआ। स्वयं नेपोलियन ने भी स्वीकार किया था कि स्पेन के नासूर ने मुझे बर्बाद कर दिया। नेपोलियन कभी भी स्पेन का पूरी तरह से दमन करने में सफल नहीं हो सका, और अंत में स्पेन का राष्ट्रीय युद्ध उसके पतन का एक महत्वपूर्ण कारण बना। मॉस्को अभियान 1812 ईस्वी। नेपोलियन की साम्राज्यवादी आकांक्षा तथा महाद्वीपीय व्यवस्था के प्रश्न पर रूस के साथ उसके संबंध पुनः बिगड़ गए। फलस्वरूप 1812 ईस्वी में नेपोलियन ने रूस पर आक्रमण कर दिया। नेपोलियन की सेना ने नीमेन नदी पार कर रूस की सीमा में प्रवेश किया। रूसी सेनाओं ने फसलों, भंडारों आदि को नष्ट करते हुए पीछे हटने तथा छापामार हमला करने की नीति अपनाई। नेपोलियन की रूस के जार के साथ टिलसिट की संधि के पश्चात अधिक समय तक अच्छे संबंध कायम नहीं रह सके, क्योंकि रूस के जार ने नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था को लागू करने से इनकार कर दिया था। इस युद्ध में नेपोलियन विजयी रहा, किंतु इसे निर्णायक युद्ध नहीं कहा जा सकता था। युद्ध में सफलता के बाद नेपोलियन मॉस्को पहुंच गया, लेकिन नेपोलियन जब मॉस्को पहुंचा तो वहां की सड़कें सूनी और शहर सुनसान दिखे। जार समर्पण करने से बचने के लिए